सबसे पहले भाई वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। थैंक अपना यू। कीमती समय निकाल के यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, ठीक थैंक है। यू। थैंक यू। अ, अभी जैसे भाई अब तुझे पता ही है कि मतलब रिटन एग्जाम हो गई है, और जो भी बंदे शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए उनका बस डेट आने ही हम्म, वाला है, हम्म, ठीक है। तो इसके हम्म। रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस के लिए मैं चाहता हूँ कि यार मतलब तू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना कि मतलब कैसे क्या क्या करना चाहिए, सो दैट उनके लिए बहुत ज़्यादा ठीक ठीक। हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले भाई थोड़ा ओके सा अपने ओके। बारे में एक इंट्रोडक्शन बता देना, ताकि जो व्यूवर्स है ठीक उन्हें है। एटलीस्ट पता चल जाए। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और मैं फिलहाल इसरो के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सेंटर में एज अ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी काम कर रहा हूँ। मुझे 3 साल हो गए। मैं दिसंबर 2017 में ज्वाइन हुआ था, जिसका एग्ज़ाम मई 2017 में हुआ था। तो अभी मुझे 3 साल हो गए हैं ज्वाइन किए। एंड फिलहाल मैं प्लानिटरी रिमोट सेंसिंग एज वेल एज प्लानिटरी ड्रिलिंग, इन दो चीज़ों पर अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ। बहुत ही एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भाई काम कर रहा है। हाँ, अभी फिलहाल तो अभी काम चल ही रहा है। शुरुआत ही हुई है सेकंड वाले जो प्रोजेक्ट की है, उसकी शुरुआत ही हुई है जस्ट अभी। तो उसी पे काम चल रहा है अभी फिलहाल। हाँ, तो अभी यार मतलब शॉर्टलिस्ट हो गया बंदा, ठीक है। तो हाँ। आप मतलब उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, सो ओके दैट ओके उसका इंटरव्यू ओके। बहुत स्मूथ हो जाए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना खुद का जो रिटर्न प्लस इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूंगा, तो मे भी उससे मैं बेटर हम्म एक्सप्लेन कर पाऊँ। है ना? सही है, चलेगा। कि हाँ, तो शुरुआत तो रिटर्न से जब हुई थी, रिटर्न के प्रिपरेशन के लिए, तो कुल मिलाकर मैं वहाँ पे मेडिजी में जो मैं 6 महीने गया था, वो उसकी काफ़ी उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था। प्लस मेरा जनवरी से फिर मैं जब घर आ गया था, जनवरी से मई के बीच में मुझे रिटर्न के लिए प्रिपेयर करने का टाइम मिला था। और जब मैं मेडिसी से घर आ गया था, अच्छा। तो वो जो 4-5 महीने का स्लॉट था, उसमें उसमें बेसिकली मेरे पास प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ मैं वापस से जो है उन्हीं सब सब्जेक्ट्स को फिर से नहीं पढ़ सकता था। तो मेरे पास रिवीजन का टाइम था और क्वेश्चंस जितने हो सके उतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व सॉल्व करने का मेरे पास टाइम था। तो ये दो मैंने फिगर आउट कर लिया था कि जो टाइम है मेरे पास 4 महीने का रिटर्न के लिए, मैं भटकूंगा नहीं। मेरा यही था कि अभी मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे साथ ही साथ इंटरव्यू को भी लेके चलना है। तो शुरुआत में मैंने ये किया था कि रिटर्न एग्जाम के वक्त सिर्फ रिटर्न पे फोकस किया कि रिटर्न के लिए मुझे क्या क्या करना है। इंटरव्यू के लिए टाइम मिलेगा ये मुझे पता था, तो इंटरव्यू को मैंने बाद में ही रखा। इंटरव्यू के हिसाब से मैंने कोई पढ़ाई रिटर्न के वक्त नहीं की। तो उस समय मेरा यही था। तो उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद फिर वैसे सेट का जो है रिटर्न का रिजल्ट आया, उससे पहले तो कुछ भी सर्टेन नहीं था कि मतलब होगा कि नहीं होगा। सितंबर के बाद फिर जब पता चला कि होगा, तो उसके बाद अक्टूबर अक्टूबर तक का मेरे पास टाइम था इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए। तो अब इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन था, अब ये बात तो सबसे पहले पता होनी चाहिए कि आपके जो रिटर्न के मार्क्स हैं, दोज आर इररिलेवेंट फॉर योर सिलेक्शन, है ना? वो बस आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। फिर एक बात तो ये तय है कि अगर आपका क्वालिफिकेशन में आप सबसे लास्ट हो, तो भी यू आर विथ अच्छा। रिस्पेक्ट टू द टॉपर ऑफ द रिटर्न रिटर्न टेस्ट। ठीक है। तो इस बात का बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलता है हर एक स्टूडेंट को, जो जो चाहे लास्ट हो या मिड वे हो या कहीं भी हो। तो वो एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और वही एक सेम कॉन्फिडेंस मेरे में भी था। ऑल्दो मेरे रिटर्न की रैंक वगैरह अच्छी थी। हाँ, तो इंटरव्यू के वक्त अब क्या है कि मैंने जैसे बोला था कि मैंने पूरा सेपरेट कर दिया था। रिटर्न के वक्त सिर्फ रिटर्न का ही फॉर्मूले सारे मुंह पे होने चाहिए, जुबान पे होने चाहिए हर एक चीज़ के। और छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको तुरंत के तुरंत रिकलेक्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज 90 मिनट में आपको कुछ 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, राइट? है ना? तो अब वो रिटन टेस्ट डिमांड ही यही करता है कि आपको जो है फॉर्मूले, मेमोरी बेस्ड या फिर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो भी है वो ऐसा हो कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे याद करने में।
इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में यू कैन ड्राइव योर इंटरव्यू, मतलब आप ड्राइवर सीट पे हो, ठीक है, यू कैन शेप हाँ। योर इंटरव्यू टू द बेस्ट बेस्ट वन और टू द वर्स्ट वन, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब उसके लिए प्रिपरेशन मैंने क्या किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत में ही डिसाइड कर लिया, फर्स्ट डे वन से, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया रिटर्न का, डे वन से मैंने क्या किया, जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा थर्मल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले थर्मल के जो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होते हैं ना, उनको उनको पहले देखा, उनको प्रोक्योर किया यहाँ वहाँ से दोस्तों से, और उसको क्या है कि मैंने बेसिक से पढ़ना चालू किया। अब बेसिक से पढ़ना क्या होता है, जैसे मेरे पास अभी फिलहाल मेरे पास इंटरव्यू के क्वेश्चंस है, तो मैं वो कुछ वो भी बता दूंगा, तो उनसे भी पता चल जाएगा कि कैसे ये इंटरव्यू को हम फेस कर सकते हैं। और मेरे जो फेवरेट थर्मल साइड के ही थे, उसमें से फिर मैंने फिगर आउट किया कि मुझे अगर थर्मल साइड का, अगर मुझे यही डोमिनेट करके मुझे इंटरव्यू देना है, तो मुझे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा, एंड वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, राइट। तो मेरी एडवाइस शुरुआत में जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यही होगी कि आप शुरुआत, और ये भी एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल रहा हो कि यही करो, बट जो आपके कुछ कुछ जो है फेवरेट सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज वर्स्ट के सिनारियो में क्या होगा कि सपोज करो आपका बुरा दिन चल रहा है, ठीक है, और कुछ ऐसा शुरुआत में क्वेश्चन पूछ लिया, इंटरव्यूअर पूछता है कि आपके, ही स्टार्ट्स बम्बार्डिंग क्वेश्चंस, राइट। तो वो क्या करता है कि वो किसी भी टॉपिक से पूछ लेगा, एंड आप हो सकता है प्रिपेयर्ड हो प्रिपेयर्ड ना हो, तो आपका पहला क्वेश्चन जब जो है अगर आप नहीं आंसर कर पाए, तो एक वो बहुत बड़ा डीमोरलाइजिंग सी सिचुएशन हो जाती है कि यार पहले ही क्वेश्चन गया। वो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस वही प्रिपेयर करके जाओ जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, बट शुड बी ऑलवेज रेडी टू शो दैट स्ट्रांग पॉइंट इज थर्मल और मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, आप हमेशा वहीं से करनी चाहिए कि इंटरव्यू की एज पर इनकी, कि शुरुआत हमेशा वहीं से करो, आपके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट पिकअप करो, उनमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो मैंने शुरुआत में ही थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले उसको क्लियर करना चाहा कि इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है, राइट, जो भी है, हीट ट्रांसफर है, थर्मल इंजीनियरिंग है, पावर प्लांट है, आरएसी है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही पक्का होना चाहिए, राइट। तो एंड एज एक्सपेक्टेड मुझसे पूछा भी गया मुझसे पूछा भी गया कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स वगैरह कौन कौन। तो शुरुआत में मेरे मुंह से यही निकला, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, पावर प्लांट, ये सारे निकले, और कुछ एक आध दो मैंने ऐसे जो जोश में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी बोल दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बोल दिया क्या, मतलब मैन्युफै तैयारी हाँ, की क्या, ऐसे बोल दिया? नहीं, मैंने प्रिपेयर किया था। अब क्या है कि अच्छा। उनको ये ना लगे, वो मैंने मेरी स्मार्टनेस थी, वो मेरी गलती भी हो सकती, कोई भी बंदा ऐसे नहीं बोलता कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, वो पता नहीं मेरे बराबर उस बराबर। समय जो जोश में निकल गया, ऑल्दो मैं तैयारी करके गया था। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरी गलती है ना, दैट कैन बी अ लेसन फॉर समवन एल्स, राइट। कि आप वहां पे कैलकुलेट, कैलकुलेट, फियरफुल मत जाओ, और ऐसे मतलब अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। और वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब आपको पता है आपने स्ट्रक्चर्ड वे में इंटरव्यू की तैयारी की है। तो शुरुआत में फिर मैंने थर्मोडायनेमिक्स के सारे और अब इसमें भी अब मैंने कैसे कवर करना शुरू किया, बेसिक्स से कैसे कवर करना होता है। जैसे इंटरव्यूअर के बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, अभी सपोज करो अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर मुझे बोलता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन उसका फॉर्मूला बता दो, इंटरव्यूअर ऐसा पूछेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन का फॉर्मूला फाइनल जो रिजल्ट आता है, ठीक है। फिर बाद में आपने लिख दिया, तो आपने जिस है उस फॉर्मूले को उसी प्रकार से वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे कुछ लिख दिया डेल, क्या कहते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, और इन सब की डेरिवेशन वगैरह, स्ट्रीम स्ट्रीम फंक्शन, इन सब की डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट वो पूछता है, उसी के बेसिस पे वो कि इसको डिराइव करने का गवर्निंग इक्वेशन। जैसे ही सिमिलरली हीट ट्रांसफर में जो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन है, उसका थ्री डी इक्वेशन वो पूछेगा कि आप थ्री डी इक्वेशन
एंड देन वो बोलेगा कि ये गवर्निंग इक्वेशन कैसे, आप इसको इस इक्वेशन पे कैसे आते हो, इक्वेशन जो आपको मिला वो कैसे आया। तो वो फाइनल इक्वेशन कैसे मिलता है, हीट इनपुट प्लस हीट जनरेटेड इज इक्वल टू हीट आउटपुट, राइट। प्लस कंडीशंस आपने क्या क्या अप्लाई किए, या फिर नॉट इवन बाउंड्री कंडीशंस, क्या क्या सिचुएशंस कंसिडर किए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, एक्सटर्नल फोर्स कंडीशन, ठीक है, ये सारी चीजें। तो मैं बेसिक्स से मेरा मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रिजल्ट या इक्वेशन या डेरिवेशन का शुरुआत को ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व कर, आपकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, राइट। दैट इज व्हाट दे वांट टू सी, हाउ दे आस्क। तो आपसे अगर आप अगर एकदम ही पूरा का पूरा फॉर्मूला रट के गए हो, दैट विल नॉट हेल्प एट ऑल इन योर इंटरव्यू। तो कुछ भी आप फॉर्मूला वगैरह, जैसे स्ट्रेन इक्वेशंस है, कहते हैं पॉइजन इक्वेशन लेकर बहुत डेरिवेशन है स्ट्रेस के, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर एन सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ऐसे बहुत सारे जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है ना। बराबर, हाँ। कि स्ट्रेस ई और म्यू आप मुझे लिख के बताओ, ठीक है, इन ऑल द 3 डायरेक्शंस। आपने लिख के दिखा दिया, पूछेंगे कि इसको हाउ हाउ डू यू अप्रोच एट दिस हाउ डू यू डिराइव दिस इक्वेशन, व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। फिर अगर उस चीज ऐसे ना करूं, अगर सपोज करो मैं एक डायरेक्शन में इलोंगेशन प्रिवेंट कर दूं, डायरेक्शन में चेंज आएगा, ये चीज, इसी चीज को बोली चीज प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए आपके उस टाइम पे, कि आप मगअप करके, अरे हाँ मेरे को, वो इंटरव्यूअर ने वो बुक नहीं पढ़ी है जो आपने पढ़ी है, ठीक है, आप समझ जाओ जो आपने पढ़ी है, अब उस बुक से इंटरप्रिटेशन निकालो हर एक चीज का। स्ट्रेन इक्वेशन है, इलोंगेशन का इक्वेशन है, इलोंगेशन का डेल्टा एल वाई एल इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है। ये डेल्टा एल का इक्वेशन वो बोलेगा एक बार है मेरे पास, एक क्यूब है, ठीक है, उस क्यूब को मैं 2 साइड से इलोंगेशन प्रिवेंट कर दे रहा हूँ, मतलब एक डायरेक्शन में इलोंगेशन प्रिवेंट कर दिया। अब मुझे इसी का गवर्निंग इक्वेशन लिख के दिखाओ, ठीक है, तो वो सीधा पूछेगा गवर्निंग इक्वेशन क्या है, ठीक है। सिमिलरली हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब में ऐसे ही होता है। क्वेश्चन आपके दिखाओ, वो यही पूछेगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अभी मैं अपना क्वेश्चन खोल सकता हूँ क्या अभी, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत मैं नहीं, कुछ चलेगा। रीड करके दिखा मैं कुछ रीड करके बता, मुझे हम्म। क्वेश्चंस पे पूछे थे। तो शुरुआत में ऐसे ही होता है, पहला क्वेश्चन तो यही था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ओके। तो आप इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है आप वो दे दो। उसके बाद फिर सेकंड था, मुझसे लकीली मुझसे यही पूछ लिया गया था कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो उसमें मैंने बोला सॉम, एफएम, एचटी, थर्मो और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। गलती से निकल गया था। ठीक है। फिर थर्ड थर्ड क्वेश्चन फिर शुरू, अब नाउ अब उस पे भी क्या होता है कि आपने जो बता दिया इसका जरूरी नहीं है कि वो वहीं से पूछे, राइट। आपने बता दिया मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स ये हैं, तो जरूरी नहीं है वो वहीं से पूछे। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। और मैं यही बोल रहा हूँ फिर से कि आप एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना जरूर प्रिपेयर करके जाओ, बट देन यू शुड लुक एट ओवरऑल सब्जेक्ट्स, सब में आपको नजर थोड़ी थोड़ी देनी पड़ेगी, राइट, बिकॉज ओके। इट कुड बी योर बैड ओके। डेज, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन था, two springs are connected in parallel with a mass, what will be the equivalent stiffness, okay, represent it on board। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, राइट। ये तो गेट का प्रॉब्लम के जैसा है। हाँ हाँ हाँ, वही वही एग्जैक्टली। तो वो मैं बता रहा हूँ, मैं प्रवीण उनका ये बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ क्वेश्चन पूछने का। वो पूछते ओके। ऐसे हैं जैसे आपको शुरुआत में लगेगा कि मैं ये बताऊं कि मैं डरा नहीं रहा हूँ या फिर मैं इस चीज को डिफिकल्ट नहीं बना रहा हूँ। इट इज जस्ट दैट यू शुड हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट दैट टाइम, ठीक है। एकदम काम रहो, कूल रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो हर चीज पे, अपने नॉलेज पे और अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन था, टू स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ मास, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट स्टिफनेस। सिंपल सा क्वेश्चन था, और बोला कि रिप्रेजेंट इट ऑन बोर्ड, आपके पीछे बोर्ड होता है, उस पे जाके आप इसको बनाओ, ठीक है। ओके। इस फिगर को बनाओ एंड देन इसकी इक्विवेलेंट स्टिफनेस बता दो, ओके। K1 + K2 ये हो गया, ठीक है। आप
और दूसरी चीज, अब इसके अंदर और डिटेलिंग में बता रहा हूँ, जैसे ही आप जाते हो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, प्लीज डू नॉट डू एन इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेटिव। ओके। कुछ भी हो, जैसे आपसे पूछा एक आइसोलेटेड सिस्टम की एक डायग्राम बना दो, और इसके अंदर हीट एनर्जी इंटरेक्शन का मुझे एक्सप्रेशन बता दो, ठीक है? तो आपके आपने जिस हिसाब से पढ़ा है, आप उस हिसाब से तो बनाओगे, बट वो दैट मे नॉट बी गुड इनफ। इसलिए आप कोई भी रूम मत छोड़ो उनको काउंटर क्वेश्चन करने का, ठीक है? अब उन्होंने बोला टू स्प्रिंग्स ओके। आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ मास, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट। जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से, और ईच एंड एवरीथिंग को लेबल करो, सब कुछ K1 K2 सब कुछ बता दो, एंड एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ लिख दो, सो दैट he may not be able to counter question on that particular representation or on that particular first question, okay? ओके। क्योंकि ओके। अगर क्योंकि अगर ऐसा हो, अगर आपने कुछ इनकम्प्लीट छोड़ दिया, हम्म। तो दैट गिव्स अ चांस टू वन ऑफ दोज 10 पैनलिस्ट टू काउंटर क्वेश्चन, और वो कुछ ऐसा सोच के काउंटर क्वेश्चन करेगा कि उस डाउट के हिसाब से काउंटर क्वेश्चन करेगा, राइट? उसको कुछ हम्म। डाउट आ गया आपके डायग्राम में, तो वो आपको घुमाने के चक्कर में करेगा, ठीक है? वो वो एक हम्म। बहुत बड़ा जो है पॉइंट ऑफ, मतलब नोट करने वाला पॉइंट है कि आप जो है शुरुआत में ही कुछ भी इनकम्प्लीट मत छोड़ो। एंड ये सब कैसे होता है, ये सब कैसे आएगा, अगर आप वेल रेड हो, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की है, जैसे मैंने बोला बेसिक्स से आप वहाँ पे ओके। जाओ, ओके। ठीक है? सब कुछ बेसिक से ही शुरू होता है। आप कोई जैसे फर्स्ट पेज पढ़ते हो किसी भी या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का पढ़ रहे हो, तो उसमें हम्म। देखो, जैसे उसने डायग्राम बनाया है, थ्री स्प्रिंग्स, अगर बोला है थ्री स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है? हम्म। अब अब वो ये क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता है? वो बोलेगा कि ये जो तीन स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ मास है, इन हम्म। तीनों स्प्रिंग्स को मैं हाफ में काट दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा। ओके। ओके, एंड देन फिर मैं कनेक्ट करता हूँ सेम चीज को, ठीक है? तो इसका, ठीक है, ऐसे। ओके। ओके। अच्छा। अच्छा। तो ओके। वो चीज आप जब रेफरेंस बुक में पढ़ते हो ना, तो ऐसे मत देखो कि यार हाँ तीन स्प्रिंग्स पैरेलल में है, ये पैरेलल में है तो सबको ऐड कर दो और हो गया इक्विवेलेंट। क्या आपने उसके बारे में सोचा कि इससे और क्या क्या हो सकता है, इसका इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशंस मतलब इससे क्या 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 चीजें इनोवेटिव हो सकती है, या फिर क्या आप इससे समझते हो कि तीन स्प्रिंग्स को। अब इसके अंदर भी मैं एक बताना चाहूंगा हम्म। कि जो स्पेसक्राफ्ट की जो लैंडिंग होती है ना, हम्म। किसी भी प्लानिटरी बॉडी पे, तो हम्म। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग जब होती है, तो वो क्या कहते हैं, थ्रस्टर्स जब फायर करते हैं एट दी विसिल, जब थ्रस्टर्स फायर करते हैं, हम्म। तो थ्रस्टर्स फायर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको सेफली और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। अगर थ्रस्टर्स नहीं फायर किया तो वो ऐसे क्रैश लैंड हो जाएगा एकदम बिना करेक्ट। किसी करेक्ट। रेजिस्टेंस के, राइट? तो हम्म। अब वो अब वो जो थ्रस्टर फायर किया उसके वजह से वो क्या कर रहा है, वो एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है अपन स्पेसक्राफ्ट पे ही, सो दैट हम्म। वो धीरे धीरे लैंड करे। अब ये जो सिस्टम है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इसको स्प्रिंग और डैम्पर का एक सिस्टम से रिप्रेजेंट, जैसे करेक्ट। जैसे वो करेक्ट। स्पेसक्राफ्ट नीचे आया एंड थ्रस्टर्स फायर किया, तब वो क्या कर रहा है, स्पेसक्राफ्ट हॉवर कर रहा है उस रीजन में, क्या कर रहा है, रुका हुआ है, ऊपर ऊपर ही ऊपर हॉवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रस्टर्स ने इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन फोर्स जनरेट कर दिया है फायर करके। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा स्पेसक्राफ्ट वाइब्रेट भी कर रहा है और हॉवर भी कर रहा है, और धीरे धीरे उसको नीचे भी आना है, ठीक है? अच्छा। तो ये क्या हो गया, ये स्प्रिंग और डैम्पर का सिस्टम हो गया नहीं? जैसे आप किसी भी चीज को आपको एक क्रिटिकल टाइम में नीचे लाना है, या फिर जैसे डोर क्लोजर का एग्जांपल हो गया, ये तो पता ही होगा, हाँ हाँ, जो यस यस। में क्रिटिकल वाइब्रेशन डैम्पिंग की डैम्पिंग। जाती है। तो अगर आपने डोर खोला है, तो आप तो ये नहीं चाहोगे ना कि वो वाइब्रेट होते होते मीन पोजीशन से वाइब्रेट होते होते बंद हो। आप यही चाहोगे कि विदाउट वाइब्रेशन वो बंद हो जाए, है ना? करेक्ट। दैट करेक्ट। इज व्हाट क्रिटिकल डैम्पिंग, या फिर ओवर डैम्पिंग तो कोई नहीं चाहेगा, वो यही चाहेगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फिक्स टाइम में बंद हो जाए। ओवर डैम्पिंग में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगाता है वो
अपने मीन पोजीशन पे आने के लिए, मीन पोजीशन नहीं बोलेंगे क्योंकि वाइब्रेशन है ही नहीं, बट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ही सेम इम्प्लीकेशन है। आप देखो ना, थ्रस्टर्स फायर किया, धीरे धीरे थ्रस्टर्स का जो फायरिंग है उसकी उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होते जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो डैम्पिंग और स्प्रिंग फोर्स दोनों एक्ट कर रहा है, ऑल्दो वहाँ पे स्प्रिंग और डैम्पर ऐसा कुछ है नहीं, बट दैट इज वन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ओके, अच्छा, ओके ओके। हाँ, तो ये चीज इंसान सोचता नहीं है पढ़ते वक्त। उसको लगता है कि मेरे से बस फॉर्मूला पूछा जाएगा, उसके कंस्ट्रेंट्स और उसके बाउंड्री कंडीशंस पूछे जाएंगे, वो ठीक है, आप उसके बारे में पढ़ो, बट देन यू शुड बी क्रिएटिव इनफ, यू शुड बी इनोवेटिव इनफ to think about what are the possibilities, what else can be applied through these equations, through this concept, है ना। नहीं, एक्चुअली यही होता है ना, अपना जो ये बना हुआ है ना, मतलब जो भी एग्जाम है, गेट की हो गई या पीएससी का हो गया, या उसके बाद इसरो का ही ले लो, मतलब ये ऐसा है कि लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर्मूला रटा, जो कुछ प्रॉब्लम है फटाफट मिनिमम टाइम में मुझे करना है और एग्जाम मतलब निकालना है, बस इस पॉइंट ऑफ व्यू बस से बस लोग। बस देखो, ये पॉइंट ऑफ व्यू रिटर्न एग्जाम के लिए बिल्कुल ही सही है, मैं इसमें कोई डाउट नहीं करता। रिटर्न एग्जाम के लिए आप बिल्कुल ये सब अपना सकते हो, ये स्ट्रेटेजी कि आप फॉर्मूला रट लो, रट रट के, मैं बता रहा हूँ, रट रट के भी इंसान आराम से रिटन एग्जाम क्लियर कर लेगा, लेकिन इंटरव्यू में आके वो फंस जाएगा, वो सीरियसली फंस जाएगा। इसलिए एक महीने का टाइम, इवन उस टाइम पे जब मेरे पास सितंबर से अक्टूबर, एक महीने का टाइम भी मेरे लिए कम ही था, ज्यादा नहीं था। एक महीने का टाइम बहुत कम होता है, बिकॉज बहुत बहुत सारी कम है चीजें यार, आपको बहुत देखनी है ना, कम। बहुत पता भी नहीं होगा इंटरव्यूअर क्या पूछ ले। आपने एक पर्टिकुलर, जैसे अभी एक और क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन था, a rod is fixed at both ends and the temperature is raised by delta T, what type of stresses will be induced in the rod। ठीक है, गिव इट्स ओके, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ओके, वो कैसे इस चीज को फ्रेम कर रहा है प्रैक्टिकल सेंस में, या गेट के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वैसे ही वो फ्रेम कर रहा है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वैसे ही फ्रेम कर रहा है, बट देन इसी में वो आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव स्किल्स देखेगा कि आप इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन, अगर इस पे और एक क्या कहते हैं क्वेश्चन बनता है, तो वो कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मुझसे, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। अब ओके। देखने सुनने में तो ये कितना छोटा सा और कितना इजी सा क्वेश्चन लगता है कि नहीं, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब उसके एक्सप्लेनेशन लोगों के पास अलग अलग होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर पाते हो, लोगों के पास अलग अलग होते हैं। ऑल्दो यस, बुक वाले जो स्टैंडर्ड बुक के डेफिनेशन है वो हेल्प करते हैं, बट देन उसको आपको इस वे में एक्सप्लेन करना है कि वो कोई भी आपको ऐसा फॉल्ट पॉइंट नहीं देना है जहाँ पे वो आपको क्वेश्चन पूछ पाए, काउंटर क्वेश्चन पूछ पाए। ठीक है, मैंने स्पेसिफिक देखा हिट है कि के, ना, मैंने स्पेसिफिक मैंने हिट, हाँ। मैंने देखा है कि वो मतलब जो ये इसरो बीआरसी का जो इंटरव्यू होता है, ये सब में ना हम्म, वो लोग चाहते हैं कि आप उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, तो बिल्कुल उसमें वो बिल्कुल इंटरेस्ट मिलते हैं ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन। अब क्या है कि आप इंटरव्यू क्लियर करने के बाद एज अ साइंटिस्ट, इंजीनियर, ओके, तो करेक्ट। यू हैव टू यू हैव टू डू रिसर्च, as well as you have to develop technologies based on the research। तो आप ये कैसे कर पाओगे, राइट, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग से ही कर पाओगे, राइट। यस यस। आप ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ फिक्स्ड है कि अरे हाँ, आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंटर में चले गए और वहाँ पे प्री डिफाइंड सब कुछ है टेक्नोलॉजी, कि अगर आपको ये डिजाइन करना है तो इसके लिए पर्टिकुलर ये एम्पिरिकल फॉर्म ऐसे ऐसे करना है। दैट इज नॉट रिसर्च एंड दैट इज नॉट इसरो, है नहीं ऐसा। आपको आपको क्विक ऑन योर फीट एंड ऑन योर ब्रेन होना ही पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा। एंड उस वो कैसे आती है, जब आपके बेसिक स्ट्रांग हो इंटरव्यू में, मतलब इन एनी सब्जेक्ट इंटरव्यू में आप इंटरव्यूअर को पता चल गया कि अरे हाँ भाई, इसका बेसिक स्ट्रांग है, तो यस, ही इज वेरी मच एबल टू हैंडल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे ही मुझसे थर्मल में फिर आगे पूछा गया मुझसे क्वेश्चंस, जैसे मैंने बताया अभी, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट।
तो काफी लोग बोलेंगे वही बुकिश डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस so that its temperature gets raised by 1 degree, right? करेक्ट करेक्ट। उसको उसको आप उसको आप वेल फ्रेम्ड जरूर बनाओ, ठीक है, बट देन ये तो आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछा उन्होंने, आप उसको किस तरह से आंसर करते हो दैट विल डिसाइड कि उसके ऊपर और कोई क्वेश्चन बनता है कि नहीं, ठीक है। सो जब आप स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ रहे हो तो ये देखो, आप अपने आप से पूछो कि जैसे स्पेसिफिक हीट मेरे से पूछा, तो क्या है स्पेसिफिक हीट, कि किसी बॉडी को किसी एक यूनिट मास की बॉडी को मुझे हीट सप्लाई करना है, कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज हो जाए, तो वो जितना हीट मैंने सप्लाई किया दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, राइट? है कि करेक्ट नहीं? करेक्ट। तो अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं स्पेसिफिक हीट अलग अलग बॉडीज के, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर दूसरी चीज ये है कि किस कंडीशन में आप हीट सप्लाई कर रहे हो, है ना, करेक्ट, कि ये भी है, यस यस। कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में अप्लाई कर रहे हो, कौन से एनवायरनमेंट में अप्लाई कर रहे हो, है कि नहीं? करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वो कंडीशंस देख लो, ठीक है, और स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस के स्पेसिफिक हीट वगैरह आपको पता होने चाहिए, और वो कैसे बिहेव करते हैं, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या है, और इससे फिर वो भी बन जाता है क्वेश्चन, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है, फिर वो एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो कोई भी चीज जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन एकदम सिंपल डेफिनेशन है, बट अगर उसमें आप कोई भी चीज मिस कर गए, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू बॉडी डिग्री सेल्सियस, क्या ये करेक्ट होगा? नहीं होगा, है ना? यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, है करेक्ट ना, करेक्ट, ये तो मस्त है। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। तभी तो स्पेसिफिक हीट, अगर 1 डिग्री मेरे को बढ़ाना ही है, तो मैं कोई भी बॉडी ले लूँ, है कि नहीं? कोई भी करेक्ट। बॉडी ले लो, उससे उससे डिफाइन हो जाएगा क्या स्पेसिफिक हीट? नहीं होगा। तो दैट इज इंटर जब ये सब आप पढ़ रहे हो ना, जैसे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन करो अपने आप से कि अगर ऐसा 1 kg का बॉडी नहीं हुआ, अगर मैं 2 kg मुझे कितना हीट लगेगा, है ना? या फिर 0.5 kg का रखता हूँ, या फिर कोई और शेप का बॉडी रखता हूँ, शेप से इफेक्ट पड़ता है क्या? ये सब पूछो अपने आप से, अपने आप से ही पूछो। सेल्फ इंटरव्यू विल प्रिपेयर यू फॉर योर इंटरव्यू। पता है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पे, आपको बस थोड़ा सा गाइडेंस दे देगा कोई, कह रहे हाँ इसको ये पढ़ लो, ये वाला पढ़ लो, अपने फेवरेट सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो, मशीन डिजाइन या फिर सॉन्ग पढ़ लो, सॉन्ग गाइडेंस होती है, ठीक है। या फिर आपको जो है मॉडल क्वेश्चंस मिल जाएंगे लोगों के, जैसे BARC के कुछ एक्सपीरियंस्ड इंटर जो लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, उनके उनके सिर्फ आप क्वेश्चंस देख सकते हो और उनके बारे में पढ़ सकते हो, और उनके बारे में थोड़ा बहुत सोच विचार कर सकते हो, बट इवेंचुअली इट कम डाउन टू यू। तो उसमें क्या है कि अब आपको अपने क्वेश्चंस फेस करना है, दूसरों के क्वेश्चंस नहीं फेस करने हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है खुद की। करेक्ट करेक्ट। और ये है कि मतलब एक हफ्ते 2 हफ्ते में आ गया, इसके लिए एक नहीं लॉन्ग नहीं प्रैक्टिस चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 1-2 हफ्ते, मैं बता रहा हूँ, 1 महीना भी इनफ नहीं हो पाता। जो मैंने फेस किया है 1 महीना, मुझे लगा कि अरे हाँ यार 1 महीने में तो हो जाएगा, मतलब ऑल्दो 6-8 महीने मैंने मेडिजी में गुजारे हैं, but still that wasn't enough to give me the confidence of facing interview with a preparation of only 1 month। वो बाद में पता चला, जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ना, जैसे 1 हफ्ता बीता, तब मुझे पता चला यार मैं तो बहुत पीछे लैग कर रहा हूँ अभी, मेरा क्या कहते हैं थर्मल, मतलब क्या कहते हैं, जो मेरे से नहीं खत्म हो पा रहा अभी। तो आप देखो, 1 महीने में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मेन मेन कॉन्सेप्ट जो है इतने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं कि यू डोंट हैव टू गिव अ चांस टू द इंटरव्यूअर कि वो आपको और तंग कर सके। तो इसके लिए आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी आप जान सकते हो, राइट? तो मैं जैसे बता रहा हूँ, मैं पर नंबर ऑफ आवर्स में अगर बताऊँ तो 12-13 घंटा रोज के मैं देता था, 12-13 घंटा घर बैठे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। लोग इससे ज़्यादा भी अफोर्ड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। मैं उस टाइम पे ऐसी कुछ कंडीशन 12-13 ही मेरे से मैनेज हो पा रहा था दिन में, ठीक है।
तो वो डिसाइड करना है आपको कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल कितनी है, उस हिसाब से आपको टाइम मैनेज करना है। जैसे करेक्ट अगर आपको करेक्ट। लगता है कि जैसे अगर आपको लगता है कि आपका आपको थर्मल में ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, थर्मल को ही, तो आप डिसाइड करो कि थर्मल में अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है तो आपकी किस लेवल की अभी प्रिपरेशन है और किस लेवल की मुझे प्रिपरेशन चाहिए, सो दैट मैं 1 महीने तक एकदम रेडी हो जाऊँ विदाउट एनी हम्म। विदाउट एनी डाउट ऑन माय थर्मल। हम्म। ठीक। छठा क्वेश्चन मेरे से था व्हाट इज हीट। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन है ये। व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ आर दे ओके। रिलेटेड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। अब मुझे बताओ ये कैसे, व्हाट इज हीट तो आप बता दोगे, व्हाट इज टेम्परेचर। ओके। नहीं मतलब ठीक है। दिखने में ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, मतलब मैं लेकिन अब वही बोल रहा हूँ, बोलेगा मैं बंदा, बोलेगा कैसे? एग्जैक्ट कर लिया ना तुम, जब वो हम्म। बोलेगा बंदा वो हम्म। क्या बोलेगा, एंड दैट इज हाउ दे ट्रिक यू, पता है। आपको लगेगा अरे और आप जो है शुरुआत में इंटरव्यू के प्रिपरेशन के वो कैसे लगेगा, यार मेरे से ये ना पूछ ले, मेरे से वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स ना पूछ ले, या फिर मुझसे क्या कहते हैं स्ट्रीम फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट ना पूछ ले, या फिर साइफॉन एक्शन क्या होता है वो ना पूछ ले। और आके हम्म। आप इंटरव्यूअर देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। किसी ने सोचा होगा ये पूछेगा? नहीं है यार, ना। ये तो लगता ही नहीं है कि मतलब कोई पूछ सकता है, लेकिन अभी क्या तो बोले। आप देखो, मैं इसीलिए मैं मेरे मेरे जो अभी मैंने सिर्फ एक ही चीज पे स्ट्रेस दिया है, बेसिक्स। बेसिक्स उस पे ध्यान दो। मतलब जैसे आपने पढ़ा कि हीट एनर्जी क्या है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। या फिर डिग्री मेजर ऑफ द हीट एनर्जी ओके। ऑफ अ बॉडी, दैट इज टेम्परेचर, है ना। मेजर ऑफ हीट एनर्जी कंटेंट ऑफ ए बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। यही बोलोगे है कि नहीं, या फिर इससे कोई दूसरा वो आप देखो। बट मुझे जहां तक लगा कि यही सही था। ठीक है। और व्हाट इज हीट, अब वो हीट में भी वो बहुत सारे, अब उसको फिर जब उसने आपको बोल दिया हीट क्या है, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच विच मे और मे नॉट रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, ठीक है। उसके अंदर ओके दो आ ओके। जाएगा, फिर एक हो जाएगा लेटेंट हीट जो टेम्परेचर नहीं रेज करता, है ना। और दूसरा हो जाएगा आपका नॉर्मल हीट, है ना। हम्म। सेंसिबल। सेंसिबल हीट जो आपका टेम्परेचर रेज करता है ना, व्हाट इज हीट। इसमें कई लोग ऐसे हैंग हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, अरे क्या पूछ लिया हाँ ये, मतलब तो थोड़ा मतलब सोचने सोचो को ना, मजबूर हो जाएंगे। एग्जैक्टली सोचो कि मतलब जैसे मेरे से पूछ लिया था, मैं थोड़ी देर, मैं फॉर अ मोमेंट मुझे लगा कि यार ये क्या पूछ लिया, और क्या मतलब, क्या इसका ऐसा क्या आंसर दूं जो मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे ये। तो वो सोचना उस समय, वो सोचना भी गलत होगा, पता है। आप ऐसा क्वेश्चन पूछ के क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तुमको नहीं, पता है वहां पे तुमने ये हीट कुछ पर। नहीं सोचना है, वहां पे खाली हाँ अपने को ये सोचना है कि पूछा क्या और मैं क्या, मैंने जो बस, पढ़ा हुआ है उसके में से क्या दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अंडरस्टैंडिंग हीट की क्या है बस आप वो बता दो, ठीक है। दैट इज व्हाट ही वांट्स। आपकी अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर की क्या है वो बता दो, हाउ आर दे रिलेटेड वो बता दो, ठीक है। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल वो बता दो, क्वेश्चन का पिन पॉइंट आंसर दो। दैट इज हाउ यू कैन एस योर इंटरव्यू। सिंपल सी बात है। अब ये मत सोचो कि यार ये मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ के, या फिर क्या ये इसका इरादा क्या है मोमेंट वो फ्लैश होता है, बट देन कम बैक टू योर बेसिक्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट इज गिवन टू यू, ठीक है। और मैं फिर से बोलूंगा, बार बार यही बोलूंगा कि जो आप रेफरेंस बुक से पढ़ते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ रहे हो, व्हाट इज हीट, टेम्परेचर, स्ट्रेस क्या है, ठीक है। हाउ हाउ इज स्ट्रेस एंड प्रेशर डिफरेंट, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है वो ये भी पूछ लेगा, ठीक है। स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट, पॉइंट्स है जो स्ट्रेस को प्रेशर से डिफरेंशिएट करते हैं, वो चीज़ें आपको सेल्फ इंटरव्यू लेना पड़ेगा, पता है। आप किसी से आप किसी से ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मेरा इंटरव्यू ले, वो अपने हिसाब से लेगा इंटरव्यू, ठीक है। उसका तो आप वो तो आपको हजारों एग्जांपल्स मिल जाएंगे, हजारों लोगों के जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट देन आप क्रिटिकली खुद भी पूछना चाहिए कि आपको क्या चीज आता है और क्या चीज नहीं आता है वो आपको पता होगा, राइट है कि नहीं। जैसे
जैसे मैंने पढ़ लिया फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सामने वाला भी मुझसे वही पूछेगा जो मैंने पढ़ा हुआ है, बट वो पूछता है कि हाउ डू यू डिफाइन एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है। ओके। आपने सारे इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स थियरीज और उसके कॉन्सेप्ट्स याद कर लिए, ठीक है। बट आइडियल फ्लूइड जब आपसे पूछ लिया, आप एकदम लड़खड़ा के बोल रहे हो कि अरे हाँ आइडियल फ्लूइड में shear स्ट्रेस 0 है, और ये लड़खड़ा के बोल रहे हो, आप फ्रेम भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इट इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, आइडियल फ्लूइड, और उसका पिन पॉइंट आंसर होना चाहिए। घुमा के मत बोलो इतना सारा, जरूरत नहीं कि आइडियल फ्लूइड में वो होता है, ये होता है, ये सब बोलने की जरूरत नहीं। जब इसलिए मैं जब बोल रहा हूँ कि जब भी आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो start with what is fluid, what what conditions prevail that I can call a substance as a fluid, right? मैं किस चीज को फ्लूइड बोल सकता हूँ और किस चीज को नहीं बोल सकता हूँ, किस कंडीशन में बोल सकता हूँ, तो वही सारी चीजें पूछते हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में दिख ही रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ ग्लास फुल ऑफ वाटर इज स्टर्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस, इज दिस प्रोसेस रिवर्सिबल, ठीक अच्छा है। एक अच्छा। प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है ना, ग्लास फुल ऑफ वाटर इज स्टर्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है कि मैं वर्क अप्लाई कर रहा हूँ अपना वाटर पे, एंड हम्म वो माय वर्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम्म। ये हो रहा है। इज दिस प्रोसेस रिवर्सिबल, क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर नहीं है तो इस प्रोसेस को कैसे रिवर्सिबल बना सकते हो। ये मुझसे क्या कहते हैं एडिशनल क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन खत्म हो गया था मेरा, इज दिस प्रोसेस रिवर्सिबल। इसके ओके। बाद जो है मैंने बताया कि रिवर्सिबल तो नहीं है, तो रिवर्सिबल बनाने की कंडीशंस क्या होंगी इसकी, ठीक है। और इस प्रोसेस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताओ, थर्ड क्वेश्चन ये था। काफी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब वो लोग क्वेश्चन हाँ हाँ पूछते हैं। हाँ, वही प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही होता है इनका क्वेश्चन का। मैं जैसे कि बार बार बोल रहा हूँ, इट इज नॉट द टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, इट इज द टेस्ट ऑफ योर क्या कहते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड, मेमोरी का नेक्स्ट टेस्ट नहीं आपको है। थिंकिंग थिंकिंग हम लोग कैसा थिंकिंग सोच रहे हैं। यस, क्रिटिकल टेक्निकल थिंकिंग, आप कैसे सोचते हो, और वो कैसे सोचते हो वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स से ही आएगा। आप हर चीज को क्वेश्चन करो जब आप पढ़, और इतना आई कैन एक्नॉलेज, इतना टाइम नहीं होता इंसान के पास। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स आपके जरूर रखो, और उसमें जो है उसमें एस कर लो, उसमें मास्टर कर लो, कि ईच एंड एवरीथिंग अगर मेरे से ये भी पूछता है तो भी मैं फटा उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वो बता पाऊँ आंसर, राइट। मुझसे ये भी पूछे कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो भी मैं बता पाऊँ, कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए। जो भी पढ़ रहे और हो उसका माइंड में इंटरप्रिटेशन बनाओ, ठीक है। ईच एंड और एवरीथिंग को रिलेट करो। दूसरा एक और चीज मैंने देखा है ना यार, मतलब जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, हम्म पहला नंबर तो एक चीज है कि मैंने देखा है जो रेफरेंस बुक पढ़ता है उसका हम्म कंसेप्ट हमेशा क्लियर ही होता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पहला ये बिल्कुल। चीज तो क्लियर है। जैसे हाँ, अपना ये फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए लोग सेंजल पढ़ते हैं, हीट सेंजल पढ़ते ट्रांसफर हैं, के लिए यस सेंजल यस। सेंजल पढ़ते हैं, मतलब से पॉइंट ऑफ व्यू होती है, हाँ और सेंजल्स की बहुत अच्छी बुक, बुक है वो। हाँ सेंजल्स की बुक कोई भी पता है न्यूमेरिकल्स के लिए रेकमेंड नहीं करेगा, बट देन अगर आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रियलाइज करना है तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, सेंजल। तो वही मैंने देखा यार, मतलब कि उनका कंसेप्ट जो रेफरेंस बुक पढ़ते हैं ना, उनका कंसेप्ट बहुत क्लियर होता है, और मतलब वो इंटरव्यू में चेहरे पर पता चलता है कि यार बंदे के पास नॉलेज है, बंदा तैयारी करके आया अच्छे हाँ, और दूसरी चीज प्रवीण ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि रेफरेंस बुक आप कोई भी ना से। तब भी उसके मन में कॉन्फिडेंस नहीं आता, या फिर ही फेल्स। वो क्यों होता है, हो सकता क्योंकि रेफरेंस बुक आप सिर्फ उसको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए मत पढ़ो, उसको पढ़ है। ऑफ कोर्स उसको सिर्फ क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ना है, उसको पढ़ना है बिकॉज आपको टेस्ट करना है कि यार आपका लेवल किस हद तक है, आप कितने पानी में हो, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन ही नहीं अपने आप से पूछो कि व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर, एंड ये क्वेश्चन आप अपने आप को ही आंसर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर यू हैव टू टेम्परेचर कैसे डिफाइन करोगे, है ना। व्हाट इज टेम्परेचर, उसका फील आ रहा है कि नहीं आपको हीट और टेम्परेचर का, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है रेफरेंस बुक पढ़ भी लेते हैं तब भी नहीं हो पाता, बिकॉज वो क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज में क्वेश्चन करना, वो करेक्ट आना करेक्ट। चाहिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, सेल्फ इंटरव्यू इज द फर्स्ट
first path in the road of success of the main इंटरव्यू आप लेते रहो, अपना खुद से क्वेश्चन पूछते रहो, खुद से बातें करो, खुद से क्वेश्चन पूछो कि यार ये मैंने पढ़ा था रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट या एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्हें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में भी डाउट है, मतलब वो लोग, अगर मैं बोलता हूँ कि एक प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, बिल्कुल तो बिल्कुल उसको भी पीवी डायग्राम पे ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे हैं बहुत सारे हाँ लोग, हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ बिल्कुल हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये भी सही बात है। और ये भी एक एक मेरे ये फिर जो है हम्म, रिवर्स क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल है, तो इसका पीवी डायग्राम बना दो। अभी दिया उसने पीवी डायग्राम उसका, ठीक है, और वो भी सॉलिड लाइन से बना दिया, ओके ठीक है। ओके, अच्छा। हाँ, तो यहीं पे गलती हो गई, यहीं पे गलती हो गई, ठीक है। तो मेरे से जब ये पूछा था ग्लास फुल ऑफ वाटर इज स्टर्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस, इज दिस, मैंने बोला कि हाँ इट दिस इज नॉट रिवर्सिबल। तो उसने बोला कैन यू शो इट इन ग्राफ, तो उसी टाइम पे पता चल गया कि ये जो है फिरकी ले रहा है ये, ठीक है, ओके ओके। कि और मतलब इरिवर्सिबल का आप ग्राफ कैसे बना सकते हो, या बनाओ, बताओ कि दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। हम्म, 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 हम्म। फिर फिर उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा था फिर ना कि इस नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस को हम लोग कैसे रिवर्सिबल बना सकते हैं। रिवर्सिबल बना सकते हैं। ओके ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन प्रोसेस, ये वहीं से आया नेक्स्ट क्वेश्चन 7th से, फिर ये 8वां क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल प्रोसेस एंड एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, अच्छा। ओके। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज फिर से मैं यही कहूंगा, डेफिनेशन वाइज आप बोल दोगे वहां जाके कि एडियाबैटिक में देयर इज नो हीट प्रोसेस में क्या है, प्लस एंट्रोपी भी कांस्टेंट रह रही है, ये सब आप बता दोगे। बट देन वो पूछ लेगा कि क्या कहते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक इज द कॉन्वर्स ट्रू, क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक मान सकते हैं, ओके ओके, अच्छा अच्छा। है ना, हम्म। है ना। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब क्या, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग आ जाएगा, जिस केस में एंट्रोपी करेक्ट करेक्ट, एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी, तब भी दोनों की वैल्यू सेम होगी तो जीरो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बट मतलब ये जरूरी नहीं जीरो है। आ जाएगा। एक्चुअली इसके ऊपर इसरो जरूरी में नहीं है प्रॉब्लम कि, पूछा हुआ है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं हर एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो आइसेंट्रोपिक होता ही है, बट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं हो सकता। हम्म, yeah, तो और ये क्वेश्चन मुझसे पूछा भी था बाद में एसी के ऊपर, जो है एड ऑन क्वेश्चन पूछा था ये 8 नंबर के क्वेश्चन में। तो मैं फिर से बार बार ये बोलूंगा कि दोगे उसका रोटेशन, वो क्या होता है आपके दिमाग में, उसकी क्या फीलिंग है ना, वो मैटर करती है। फिर जो 9th क्वेश्चन था मुझसे पूछा व्हाट, देखो मैं ये सारे के सारे जितने भी अभी मुझे सब रिकलेक्ट कर रहा हूँ, एनर्जी 9th क्वेश्चन व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। अच्छा। फिर बाद में उसका एक्सटेंशन है क्वेश्चन का, अ माउस इज क्लाइंबिंग इंक्रीज और डिक्रीज, ओके ओके ओके। सिंपल सा, अच्छा। सिंपल सा है एकदम। अरे यार, मतलब ये ऐसी है कि तो जिसको उस चीज की एनर्जी, समझ है अच्छे से, जो एकदम अच्छे से समझ चुका है, वो बता देगा, वो बता देगा। हाँ इसलिए फिर मैंने बोला कि कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जिसने रेफरेंस बुक पढ़ी है बहुत अच्छे तरीके से, बट उसको उसने फील नहीं किया, उसको उसने क्वेश्चन नहीं किया उस रेफरेंस बुक को, कि मैं पढ़ रहा हूँ इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी, अगर मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, सपोज करो मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, तो मेरी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो एक्सटर्नल एनर्जी है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे एमजीएच जो मेरा बढ़ रहा है, मैंने हाइट अचीव किया ना, एच हाइट अचीव किया, तो वो मेरी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ी, मेरी तो घटी हुई है क्योंकि मैंने वर्क करेक्ट किया। करेक्ट। बट वो जो एमजीएच है वो दैट इज द एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब रेफरेंस बाहर वाले की नजर में आप एच हाइट जो है अटेन किए हो, तो दैट इज वाई योर एनर्जी, योर
पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड बाय, आपको फील नहीं होगा अंदर से कि अरे हाँ भाई मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, आप हमेशा ड्रेन आउट फील करोगे चढ़ के, करेक्ट करेक्ट। है ना। तो आपने क्या लूज किया उस केस में, इंटरनल एनर्जी लूज किया ना। तो यस यस। ये है उसकी फीलिंग, फीलिंग है, मैं यही बोलता हूँ फीलिंग होनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट की फीलिंग होनी है। फील कर पा रहे हो कि मैं चढ़ा एच हाइट पे, क्या मुझे एनर्जेटिक लगा, नहीं लग रहा है ना, मैं फिर भी टायर्ड लग रहा हूँ बिकॉज मैंने इंटरनल एनर्जी अपनी खोई है। मुझे तो वो लगता है कि प्रोटेंस पॉसिबल था एनजीएच के लिए। मुझे लगता है कि हर एक चीज को जब हम लोग प्रैक्टिकली फील करना शुरू कर देंगे ना, तो समझ लो उसी टाइम हम लोग सही डायरेक्शन में चलना चालू कर देंगे। बस 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 बस, और वो फील भी कैसे आएगा प्रवीण, वो खुद से क्वेश्चन करोगे तब आएगा, है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा है एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि यार एच हाइट चढ़ लो तो आएगी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन क्या वो फील हुआ आपको, बढ़ी आपकी एनर्जी, कुछ ऐसा लगा, नहीं लगता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। इंटरनल एनर्जी आपने खोई है बिकॉज आपने वर्क किया है उतना चढ़ने में। करेक्ट ये है। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जब करोगे ना तभी आपको फील आएगा कि अरे हाँ ऐसा नहीं ऐसा है, ये कंडीशन हुआ तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी है तो मेरा क्या होगा, एक्सटर्नल एनर्जी है तब क्या होगा, वो चीजें पूछनी पड़ती। तो जो भी ओके। रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है दैट हैज बीन रिटन फॉर अ पर्टिकुलर मीनिंग, उस मीनिंग को जब तक आप डिकोड नहीं करते तब तक आप रेफरेंस बुक को का जस्टिस नहीं कर रहे हो। 10th क्वेश्चन था फिर से अनदर बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके। फिर बाद अच्छा। में पूछता है व्हाट इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ओके। प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डिफाइन करो और इसका इंटरप्रेट, ठीक है। ये तो सिर्फ डेफिनेशन पूछ रहा है, बट क्या काम हो जाएगा, ठीक है। आपने डेफिनेशन बोल दिया, फिर आपको पूछा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मास कर देता हूँ तो क्या आएगा, हो गया ना स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, वही चीज। तो वो इन सब में वो फेर बदल करने के लिए पूछते हैं। अब प्रवीण वो मुझे ये बताओ कि इतना इतना सिंपल क्वेश्चन कोई क्यों पूछेगा मुझसे, उसका इरादा कुछ और होगा ना, कि अगर इसने कहीं भी इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बताने में गलती की, मैं वहीं इसको खींच लूंगा, करेक्ट है ना। अपनी करेक्ट। जब वही गलती वो इंटरव्यूअर देखता हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताने में क्या गलती की, वहीं मैं तुझे खींचना चालू करूंगा, एंड देन दिस इजी क्वेश्चन विल टर्न आउट टू बी अ डिफिकल्ट वन फॉर यू। तो अपना कूल एंड काम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा उसको 100% एफिशिएंसी से आंसर दो, मतलब कोई भी दीवार में, अपनी दीवार में कोई भी छेद मत करो, सो दैट नो वन कैन इन्वेड। सिंपल सी बात है, मल्टी डेफिनेशन बताया तो वो पकड़ लेगा वो। ओके ओके। फिर 11th क्वेश्चन था ड्रॉ एडियाबैटिक एक्सपांशन कर्व ऑन पीवी डायग्राम which will give more work and why, ओके। isothermal and radiation curve पीवी डायग्राम पे, which will give more work, ओके। ठीक है। तो पता चल जाता है वो क्या कहते हैं एडियाबैटिक है, वो कम होगा और किसका ज्यादा होगा, ठीक है। आप वैसे बनाओ आइसोथर्मल का पीवी रेस टू एन इक्वल टू कांस्टेंट, एन क्या है 1 है, पीवी रेस टू एडियाबैटिक एक्सपांशन कर्व में क्या होगा, पीवी रेस टू गामा गामा होगा। इक्वल टू कांस्टेंट, है ना 1.4। तो उसका जो स्लोप है वो डिफरेंट एरिया कवर्ड अंडर आइसोथर्मल ज्यादा आएगा, एडियाबैटिक में कम आएगा, है ना। विद आइसोथर्मल विल गिव मोर वर्क, है ना। ए का आंसर यही है, वो जो एडियाबैटिक इंडेक्स है उससे आप स्लोप निकालोगे तो एरिया एरिया में डिफरेंस। ये चीज भी फिर फिजिकल इंटरप्रिटेशन का ही एग्जाम्पल हो गया, कि किसी भी चीज को मैं आइसोथर्मली अगर परफॉर्म कर रहा हूँ और किसी भी एडियाबैटिकली परफॉर्म कर रहा हूँ, कौन सा ज्यादा एफिशिएंट होगा, ये आप खुद से पूछो
कि किसी भी चीज़ को अगर मैं एडियाबैटिकली कर रहा हूँ और किसी भी चीज़ को मैं कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहा हूँ, हम्म, ठीक, तो कौन सा ज़्यादा वर्क देगा, किस में ज़्यादा इंटरनल एनर्जी मेरी गई, पूछो। ये जब तक नहीं पूछोगे अपने आप से, तब तक आप उस पहलू को डिस्कवर नहीं, पर्टिकुलर एरिया को डिस्कवर नहीं कर पाओगे, और वैसे सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर एक आउट ऑफ द ब्लू 12th क्वेश्चन मुझे आ गया, एकदम आउट ऑफ द ब्लू पड़ा था, अचानक से बोला ड्रॉ अ कोन एंड ओके। कट अ पैराबोला आउट ऑफ इट। अच्छा, cool। इसके अंदर, हाँ, ये हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है ना। हम्म। हाँ, तो एकदम आउट ऑफ द ब्लू पूछ दिया, बट मुझे पता था कि अब हाँ ठीक है कौन बनाना है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर मैंने मिस्टेक कर दी, क्लियर कट मिस्टेक कर दी मैंने एकदम, और एकदम ओके। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैंने वो मिस्टेक की सबके सामने। हम्म मैंने क्या किया, कौन बनाया एंड उसको हम्म एक स्लैंट प्लेन से कट किया, ठीक है। हम्म हाँ, उसके अंदर कुछ कंडीशन होती है ना कि अगर आप इस प्लेन को इस एंगल ई इसेंट्रिसिटी क्या कहते हैं, सम कंडीशन है, वो मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं है, बट उस टाइम पे बाद में मुझे स्ट्राइक हुआ ये चीज। तो उस स्लैंट प्लेन से मैंने उस पैराबोला को कट किया एंड बाद में इंटरव्यूअर ने स्माइल करके मुझसे पूछा कि अभिषेक, ये आर यू श्योर दिस इज राइट, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व। तब तब मुझे पता चला कि यार ये मैंने इलिप्स कट आउट करके बना दिया है, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ। हाँ, ड्रॉ, उन्हें बोला ड्रॉ कौन एंड कट अ पैराबोला आउट ऑफ इट के लिए एक कंडीशन होती है, वो की प्लेन की एंगल, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट वो देख लेना। वो आई थिंक ये होता है, मुझे कि लगता है वो जो इस्लांट एज है कोन की, मतलब जो एंगल है हाँ कोन का इस्लांट एज, उसका कुछ हाँ तो हम्म पैरेलल शायद कट करना रहता है, या उससे ज्यादा एंगल होना चाहिए, ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं, नहीं याद है बट। पैरेलल कट करोगे तो हाइपरबोला आ जाता है। ओके ओके। वो कुछ जैसे ज्यादा कट करना रहता है शायद, एंगल ज्यादा रहता एग्जैक्टली ज्यादा, हाँ 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 हाँ। कुछ ज्यादा जब याद नहीं, वो रिलेशन तो चलो ठीक है, वो को याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट उस टाइम पे मैं मेरे दिमाग में वो पिक्चर आ गया, जैसे इन्होंने बोला ना ड्रॉ कॉन एंड कट अ पैराबोला आउट ऑफ इट, तो वो है। ब्लंडर हो गया मेरे सामने, और दिमाग में भी वो पिक्चर फ्रेम आ गया कि मैं एक कोन बना रहा हूँ और उसको एक स्लैंट एंगल से कट कर रहा हूँ। बट देन वो मेरे को कंडीशन ही नहीं याद आई कि इस प्लेन का एंगल क्या होना चाहिए, और वो वहां पे क्लियर कट मैंने इलिप्स बना दिया। तो वो स्माइल करने लगे और मेरे से फिर से पूछे कंडीशन के बाद में, पूछे कौन सा कर्व बना रहे हो तुम, तो मैंने, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरे हाँ यार इलिप्स बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब ओके। वहां पे क्या है कि अब क्लियर कट सबके सामने गलती मेरी हो गई, और अब हो गई, तो इसको आप जेनरसली और कामली एक्सेप्ट कर लो कि अरे हाँ सर, गलत कर दिया है, आई आई मिस्टेक, मतलब मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने उसका स्लैंट एंगल जो है वो कंसिडर नहीं किया एंड एलिप्स बना दिया। वो अ, ये एक और चीज मैं इस क्वेश्चन से बताना चाहता था कि और, ठीक है, और दूसरी चीज उनको मैनिपुलेट भी नहीं करना। जैसे अगर आप फंस गए, आपको आपको मन में पता चल गया कि आप फंस गए, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आप ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाओ, आप मैनिपुलेट मत करो, आप सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लो, सर आई हैव अ डाउट इन दिस, या फिर आई एम करेंटली नॉट एबल टू रिकॉल, सो एक्सेप्ट कर लो, अपोलोजाइज कर लो, मतलब आई जो। एम रियली सॉरी फॉर इट, बट उसको मैनिपुलेट मत करो, बिकॉज दे वो 10 हैं और आप एक हो, ठीक है। करेक्ट करेक्ट each and everyone करेक्ट। is each and everyone is paying attention to whatever you are saying, what you are trying to say, and where you are going with your interview, ठीक है। सब कुछ देखा जा रहा है। एक्चुअली तो एक ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है, मतलब, और एक बिल्कुल मतलब बिल्कुल बोलते नहीं है कि एक हम्बल तरीके से उन्हें बोलना है कि जेनरसली सर एंड आई एम हम्बली आप एक्सेप्ट कर लो, सर आई वाज रॉन्ग एट माय पार्ट, I took your question to some other way and I misinterpreted your question, एंड ये बता दो कि क्या क्या गलती हुई है एंड हाउ डिड यू मेक योर मिस्टेक, एंड आई रिकॉग्नाइज आई एक्नॉलेज माई मिस्टेक, ये बता दो। और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, कोई चीज़ नहीं आ रही तो फंस गए हो, बोलो सर आई एम
currently not able to recall it. By the time if I could recall it, I'll get back to you on that question. बता दो। तो ये काफी मतलब मेरे लिए ये वाला एक्सपीरियंस भी आ गया बीच में इस क्वेश्चन में कि एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैंने इलिप्स बना दिया एंड देन दे। और पता है इस खास बात ये है कि उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आपने रॉन्ग बनाया है। दे मेड मी रियलाइज दैट आई एम रॉन्ग। ठीक है, मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे नहीं अभिषेक ये तुमने गलत बना दिया है। दे विल वो वहां पे आपको हेल्प करेंगे, इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे टू रिकॉग्नाइज योर। अगर वो आपने पकड़ लिया कि अरे हाँ वो हेल्प कर रहे हैं रिकॉग्नाइज कर, और आपने रिकॉग्नाइज कर लिया वो मिस्टेक, तो अच्छी बात है। और अगर आप फिर भी नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हो और आप फिर भी अड़े हुए, एंड देन यू आर इन अ स्पॉट ऑफ बॉदर, है ना। बराबर बराबर, वहां पे एक ईगो दिख जाएगा मतलब बंदे का। बिल्कुल बिल्कुल, वो मतलब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईगो दिख अब जाएगा। जाहिर सी यस बात है, हम लोग इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर जा रहे हैं काम करेंगे तो वहां पे एक एज अ टीम मेंबर की तरह काम करना है, तो वहां पे यस ये यस, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप कैसे डील करते हो अपने अपने से ऊपर वाले लोगों से, कैसे डील करते हो, एंड हाउ द स्पीकिंग स्किल्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद देम, वो शो हो जाता है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मैंने ब्लंडर कर दिया था, बट देन आई एक्सेप्टेड, और फिर बाद में उसका राइट वे भी बता दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो फिर उसके बाद फिर मेरे से 13th क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था कि मतलब बोला था नहीं, हाँ सॉरी 13th क्वेश्चन ये था, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर पूछा उन्होंने, अच्छा ओके। है ना। नॉन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल मशीनिंग, है ना। सॉलिड टूल होता है, ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में इट मे बी अ मेटालिक टूल और इट मे नॉट बी मेटालिक टूल, है कि नहीं। जैसे लेजर कटिंग हो गया, वाटर जेट मशीनिंग हो गया, है ना। ईडीएम हो गया, ये सब ईसीएम हो गया, ऐसे ईडीएम हो बहुत गया, सारे। ईसीएम हो गया, ये सब नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में आ गया। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल मशीनिंग। अब कन्वेंशनल मशीनिंग और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। अब वो डिफरेंस आप ये मत बता दो कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में मत जाओ, ठीक है। अब कोई बंदा क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं पता है, जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में डिफरेंस कैसे बताते हैं, उनके एडवांटेजेस के डिफरेंस बताते हैं या डिसएडवांटेजेस के डिफरेंस बताते हैं। द ओके बेसिक अच्छा। डिफरेंस वो क्या है कि नॉन कन्वेंशनल क्यों बोलते हो, या फिर कन्वेंशनल से आपका मतलब क्या है कि आप इसके अंदर एक टूल यूज कर रहे हो, एक कटिंग स्पीड है, रेक एंगल है टूल का, या फिर मेटालिक टूल है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। ईडीएम है, ईसीएम है, बहुत सारी अलग अलग चीजें। तो उसके कोई कोई लोग उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में डिफरेंस बताने लग जाते हैं। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में जब आप पढ़ रहे हो तो शुरुआत से ध्यान से पढ़ो कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, ठीक है, व्हाट ऑल कम्स अंडर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। फिर ये पूछो कि क्या क्या नॉन कन्वेंशनल, क्या क्या कन्वेंशनल में नहीं आता, और ये नहीं आता तो क्यों नहीं आता, क्या क्या डिफरेंस की वजह से नहीं आता, ये पूछो खुद से, ठीक है। फिर 14th क्वेश्चन था मुझसे फिर बेसिक एकदम, व्हाट इज फीड, इफेक्ट ऑफ हाई फीड एंड लो फीड ऑन मशीनिंग। अच्छा सबसे ओके। पहले पूछा व्हाट इज फीड, एंड देन इफेक्ट ऑफ हाई फीड एंड लो फीड ऑन मशीनिंग। ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का बेसिक हर बुक में मिल जाएगा ये ऑन मशीनिंग। और फीड आप कैसे डिफाइन करते हो, है ना, टूल ट्रैवल पर आरपीएम जो भी है। तो इफेक्ट ऑफ हाई फीड एंड लो फीड, ये था एप्लीकेशन बेस्ड। फिर 15th क्वेश्चन था क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे का, जो रेल होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे रेल्स, और हाउ आर दे मेड, कौन से प्रोसेस से वो बनाए जाते हैं। ये मुझसे इसलिए पूछा था बिकॉज शुरुआत में मैंने आजाद। बताया था कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि मैंने रेलवे से इंटर्नशिप की है और मेरे पापा रेलवे में भी काम करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो वही वही मुझे लगा है शायद इसी वजह से। हाँ हाँ, तो के पहले उन्होंने ये बोला था कि अच्छा आपने रेलवे में इंटर्नशिप की और आपके पापा भी काम करते हैं तो आपको पता होगा कुछ कुछ। तो मैं बोला हाँ सर, सम ऑफ द थिंग्स आई नो ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग। तब और ये क्वेश्चन ये भी पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो पूछ सकते हैं वो जो रेलवे की ट्रैक होती है उसका सेक्शन उसी तरह का क्यों होता है, हाँ हाँ वैसे ही हाँ टाइप हाँ, का क्यों होता है, उसके ऊपर भी बिल्कुल कहीं बिल्कुल क्वेश्चन पूछा बिल्कुल हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे वो आई सेक्शन ही क्यों होता है, राइट। हाँ वो क्यों है, वो सारी चीजें, वही मैं बोल रहा हूँ, सेल्फ क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी हर चीज में, क्रॉस सेक्शन ऑफ रेलवे रेल्स और हाउ आर दे मेड। फिर वही है, मतलब यार ज्यादा से हाँ ज्यादा मुझे लगता है कि सेल्फ क्वेश्चन पूछते करें रहे, हर बस, चीज हर बाकी टॉपिक पे पूछते रहे। हाँ हाँ, बाकी और 100% तो नहीं होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट अप्रोच तो सही हो जाती है। बिल्कुल 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 100% तो देखो यार, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए 100% नहीं तैयार हो सकते हो, बट यही होता है कि बेस्ट वे आप अपना पुटअप कर सकते हो किसी भी तैयारी में, ठीक है। और उसके लिए सबसे बेसिक इंटरव्यू में तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने बेसिक्स सब कवर कर लो। फिर आखिरी के दो क्वेश्चंस जो थे वो मुझे हाँ 16वां क्वेश्चन था, नेम द अपकमिंग मिशंस ऑफ इसरो। ओहो तो ये मतलब इसरो मैं बोल रिलेटेड, सकता हूँ एचआर रिलेटेड क्वेश्चन समझ लो एक एच तरह आर रिलेटेड क्वेश्चन। ओके 17वां क्वेश्चन था, नेम एनी 3 सैटेलाइट्स ऑफ इसरो, व्हाट आर सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर। ओके ठीक है, ओके ये एच आर रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो इसके ऊपर तैयारी की थी तूने? हाँ ये इस पे तो थोड़ा पढ़ के ही गया था मैं तो, ये दोनों तो अपकमिंग मिशंस और क्या कहते हैं सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में। ये तो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, ये तो बोला भी नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ तो इंसान को प्रिपेयर करके ही जाना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, का इंटरव्यू देने आप जा रहे हो, तो उसके बारे में तो आपको नो हाउस तो पता होने चाहिए थोड़े से, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो टोटल वैसे गिनने के लिए तो 17 क्वेश्चन थे, बट उसके अंदर बहुत सारे और फॉलो अप क्वेश्चंस बनते गए हर एक क्वेश्चन में। तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि 25 से 30 के बीच में क्वेश्चंस पूछे गए थे, और ये कुछ चला मेरा 30 to 35 मिनट्स तक चला था। 30 to 35 काफी लंबा चल गया हाँ इतना इतना तो एवरेज है, अच्छा काफी लोगों का 45-50 मिनट भी चला जाता है। क्योंकि इसरो में मैंने देखा था 15 मिनट 20 मिनट भी लोगों का चलता है, ज्यादा टाइम चलता है। हाँ इवन इवन 15-20 मिनट भी काफी लोग, 10-15 मिनट में भी लोगों के इंटरव्यू हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप अ, उस समय इंटरव्यूअर का मूड क्या है ना, और आप हाँ, किस बैकग्राउंड से हो, एमटेक किया है कि नहीं, या फिर प्रोजेक्ट क्या है, कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान ने प्रोजेक्ट बता दिया और इंटरव्यूअर को वही फैसिनेटिंग लग गया तो प्रोजेक्ट के ऊपर पूछ लिया, प्रोजेक्ट के ऊपर क्या आपकी नॉलेज कितनी थी। हाँ, अगर अच्छी हाँ। नॉलेज उसको लगा कि हाँ प्रोजेक्ट भाई मन लगा के किया है प्रोजेक्ट, तो ठीक है भाई, उस पर पूछ के निकल लो। अच्छा ये भी बिकॉज होता है यार। एट द एंड योर प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, हम्म, आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, जो आपकी नॉलेज जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट से अच्छा और क्या हो सकता है इस केस में, है कि नहीं। अगर आपने प्रोजेक्ट को ये अच्छे से तो ढंग है। से किया हुआ है, ढंग का प्रोजेक्ट है और ढंग से किया हुआ है, और वही हम्म, एक्सप्लेन कर दो, दैट इज वेल एंड गुड। हम्म, हम्म, ऐसा है तो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह भी पूछ लेते हैं इंट्रोडक्शन में, अगर उनको पसंद आया कि अरे हाँ इस प्रोजेक्ट में काफ़ी कुछ जानने लायक है या फिर इंटरेस्टिंग है, तो वो उसमें से पूछ लेते हैं। तो काफ़ी लोगों का इंटरव्यू ऐसे ही प्रोजेक्ट में ही चला जाता है, तो उनके लिए वो भी एक एडवांटेजियस चीज़ हो जाती है कि अरे हाँ भाई प्रोजेक्ट से ही पूछ लिया, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाता है। और नहीं बाकी अच्छा जिनका है, मतलब प्रोजेक्ट अच्छा किया है, तैयारी इसलिए बढ़िया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो है। और और तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छी चीज पता चली है कि मतलब ये जो बेसिक के ऊपर मेन काम करना चाहिए। बेसिक मेन के ऊपर बेसिक मेन, है। एंड नॉट इवन नॉट ओनली फॉर इसरो, तो BARC DRDO जहाँ पे मोस्टली टेक्निकल बेस्ड होता है इंटरव्यू, EAC और सिविल सर्विसेज में नहीं होता है टेक्निकल बेस्ड उतना, है ना। बट जहाँ पे टेक्निकल बेस्ड इंटरव्यू होते हैं, इसरो BARC DRDO, वहाँ पे बेसिक्स इज द की। अगर आप अगर आप कोई भी टॉपिक को पढ़ के जा रहे हो, वोन कारमान इक्वेशन हो गया, या फिर पाइप फ्लो हो गया, कोएट फ्लो हो गया, बस उसको ऐसे पढ़ के जा रहे हो कि अरे हाँ भाई पाइप फ्लो का ये फॉर्मूला है और ऐसे ऐसे कंडीशन में होता है, वो ठीक है। इनिशियल क्वेश्चन आप डॉज कर लोगे, बट देन उससे अगर काउंटर क्वेश्चन हुआ, देन यू नीड इन डेप्थ नॉलेज या फिर क्रिटिकल थिंकिंग हर एक टॉपिक के ऊपर। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक टॉपिक के ऊपर आपको इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत, मैंने बताया
इतने सारे बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज हीट एंड टेम्परेचर, हाउ डू यू रिलेट बिटवीन देम, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है ना। कोई दूसरा इंसान, मतलब मैं भी नॉट ओनली, बाकी दूसरे की तो क्या ही बात करना, मैं खुद भी ये सोच रहा था कि दीज वेर काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मतलब व्हाट इज हीट और टेम्परेचर तो बहुत ही ऐसे कम ही लोग एक्सपेक्टेड नहीं पूछेंगे, है ये, मतलब है ना। कोई पढ़ते टाइम भी कोई तैयारी भी नहीं करेगा इस क्वेश्चन की। हाँ, बट देन ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट टू नो कि बेसिक्स की कितनी ज़्यादा, क्योंकि आप जब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो यू हैव टू फॉर्मुलेट अ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन योर ओन नॉलेज फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, है ना। कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी क्या है। यू डोंट हैव टू गो बाय अनदर्स एल्गोरिदम या फिर प्रोसीजर, ये रिसर्च नहीं हुई। दैट इज जस्ट मैनुअल वर्क, कॉपी वर्क, वो नहीं करना है। तो रिसर्च वर्क में हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग बेसिक्स, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो यू कैन फॉर्मुलेट एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना, सिस्टमैटिकली, ओके। ऐसा है। तो तो ओवरऑल मतलब अगर मैं आप मतलब बोलना चाहे अगर कि 2-3 लाइनों में हम्म, मतलब कि सामने हम्म, वाले को क्या करना चाहिए। अभी हाँ ओवरऑल तो तो उनको समझ में आ गया है, लेकिन ओवरऑल हाँ शॉर्ट में कहना चाहता हाँ, और शॉर्ट में अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे अगर जो एस्पिरेंट्स हैं इंटरव्यू के टाइम, मिनिमम मैं बोलता हूँ मिनिमम 1 महीने का टाइम मिलता है इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। और ऑफ कोर्स अभी भी चल ही रहा होगा काफी लोगों का प्रिपरेशन, है ना, इंटरव्यू का। डेट हूँ। नहीं आई होगी, शायद आ गई है अभी नहीं डेट आया, इंटरव्यू की, अभी अभी डेट नहीं अभी आया ना, तो तो नहीं अभी तो, आई है। हाँ अभी तो फिर चलना ही चाहिए इंटरव्यू का। डेट आने तक आप वेट मत करो, अभी से लग जाओ। और शॉर्ट में मेरे पास 2 ही 3 पॉइंट्स हैं बोलने के लिए। पहला तो ये है कि अ, अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को डिसाइड कर लो, साइड में रख लो उसको, कि और वो भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो फेवरेट सब्जेक्ट बता दो कि भाई तुम ही फंस जाओ उसके अंदर। एक चीज़ मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बोलना चाहूँगा कि अपनी गाड़ी के आप ड्राइवर हो, अपनी इंटरव्यू आप अपने वे से घुमा सकते हो, ठीक है। आप अपने फेवर में ला सकते हो अपने इंटरव्यू को। दे आर नॉट द ड्राइवर्स, यू आर द ड्राइवर्स ऑफ योर इंटरव्यू। तो वो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए आप स्ट्रेटेजाइज करो। आप सेलेक्ट करो कुछ हैंडफुल ऑफ सब्जेक्ट्स, चार मिनिमम मैं बोलूँगा, चार मैक्स पाँच, पांच फेवरेट सब्जेक्ट्स आप जो है अपने ज़रूर के ज़रूर प्रिपेयर कर लो। बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। ये नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कब होगा, व्हेन यू हैव टच्ड ऑल द टॉपिक्स। टच नहीं तो एटलीस्ट ऑल, मतलब पूरी तरह टच नहीं किया है तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो पहला ये है कि कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स जो है अपने, कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स, वो डिसाइड कर लो एंड उसको फटाक से खत्म कर लो। ऐसा ऐसा करो कि सारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाए एंड वो क्या कहते हैं, एक ऑप्टिमम टाइम में खत्म भी हो जाए। उसके बाद उसके बाद बेसिकली मैंने ये देखा हुआ है कि मशीन डिज़ाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और प्रोडक्शन, ये तीन, अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट आपका थर्मल बताते भी हो तो भी बाय डिफॉल्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिज़ाइन, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, तीनों में ओके। से, हाँ हाँ, ये तीनों में से पूछते हैं, ये तीनों में थे। और एंड इवन थियरी ऑफ मशीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये चार जो है आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स होने के बाद, अगर आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स इन्हीं में से आते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर थर्मल साइड आप अगर रख रहे हो तो यू शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर सॉब, मशीन डिज़ाइन, प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन। एंड थियरी ऑफ मशीन्स। चार चार तो आपको, एंड कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर ये सारे, ये चार सब्जेक्ट्स में तो मास्टर कर ही लेता है कि नहीं। सही ये बात मैं है। मटेरियल साइंस कोई फेवरेट नहीं बोलता अपना, मटेरियल साइंस, मटेरियल और वो भी साइंस, बहुत यस इंपॉर्टेंट यस, सब्जेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अच्छा हुआ ये बात ऐसे नोटिस में ला दी, मटेरियल साइंस के बारे में भी मैं बोलने वाला था। हमको शुरुआत में बताया था जब मेडीजी में थे, तो शुरुआत में बताया था कि मटेरियल साइंस, अगर आपको लगता हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंस हो तब भी आप
नहीं जाके बोलना कि मटेरियल साइंस मेरा फेवरेट है, ठीक है। अच्छा। बिकॉज हम्म। मटेरियल साइंस जो है मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ा होता है, से हम्म। बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। कंडक्टर का अलग मटेरियल साइंस है, सेमीकंडक्टर के मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल पर्सपेक्टिव भी इनफ फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। ओके, मतलब मटेरियल साइंस बोलना नहीं चाहिए, आई थिंक सो। मटेरियल साइंस मैं तो मना ही करूंगा मटेरियल साइंस के लिए, बोलो ओके मत। ओके। ऑल्दो वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो अब वो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, हाँ हाँ हाँ, लेकिन जैसे आप पूछ खुद लेते से हैं मत ना कभी बोलो कि कभी। हाँ भाई हाँ आ बैल मुझे मार, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जैसे पूछ लेते हैं ना, मतलब ये कास्ट आयरन में कितना परसेंट कार्बन होता है, ये वो एग्जैक्टली, ऐसे पूछ लेते हैं ना बहुत एनीलिंग सारे क्वेश्चन। एनीलिंग हाँ। हार्डनिंग स्ट्रेन हार्डनिंग, ये सब पे पूछ लेंगे। तो अब वो आयरन आयरन कार्बन डायग्राम वो इतना खुद ही इतना जो है कंफ्यूज आता है। Fe3C डायग्राम इंसान भूल ही जाता है, जबकि उसको पूरा पता है कैसे बनाना है। वो बोर्ड पे अगर वो थोड़ा भी उसको उसके मन में हम्म। डाउट रहा ना, तो कुछ भी गलत बना देगा, और वहीं से फिर आपका जो है चालू हो जाएगा बुरा समय। हम्म। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो आयरन आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में, हम्म। या फिर इन सब चीजों मटेरियल साइंस को, तब आप, तब भी मैं नहीं बोलूंगा कि उसको बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब बट देन ओवरऑल हाँ हाँ, बोलना सामने से चाहिए। पूछ लिया तो कर दो, अब क्या कर सकते हो। बट है हाँ कि नहीं। नहीं, बट दूसरा चीज ये है, मटेरियल साइंस की प्रिपरेशन आपकी 100% होनी चाहिए, ऐसा है। मुझे क्योंकि क्या होता है, एक चीज और बताऊंगा कि हम्म। किसी किसी का इंटरव्यू जो है ना, जैसे कोई 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 इंटरव्यू टॉप ऐसे ही कर जाता है कि उससे अ, उससे ऐसा कोई सब्जेक्ट पूछ लिया जो काफी वास्ट है और काफी ट्रिकी है, जैसे मटेरियल साइंस, एंड आंसरिंग वेल एंड गुड इन दैट सब्जेक्ट। ओके। तो वैसे लोग जो है ना, वैसे लोग का जो टॉपर्स लिस्ट में आ जाते हैं वो फिर सीधे, ऐसा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो वो चीज़ है। तो प्रिपरेशन मैं यही बोलता हूँ, पहला चीज़ ये है कि आप फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो कंफर्टेबल सब्जेक्ट्स जो आपके वो बना के रखो। दूसरी चीज़ हम्म। ये, नेवर मिस आउट ऑन ऑल अदर सब्जेक्ट्स। जैसे मटेरियल साइंस के भी बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि हीट इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट ड्राइंग, के इंजीनियरिंग प्रोसीजर। ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, यस यस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी बहुत, उसमें भी शुरुआत में वो HP VP, ठीक है, वो सब के बहुत अलग अलग कंडीशन, कौन सा व्यू कौन से प्लेन में आएगा, किस तरफ से आप देखोगे तो कौन सा व्यूइंग प्लेन होगा, कौन सा प्रोजेक्शन प्लेन होगा, ये सारी चीजें EAC में सिलेबस में, EAC के सिलेबस में कवर होती है। बट देन हाँ, ये होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग भी, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि इंजीनियरिंग ड्राइंग विल बी द सब्जेक्ट विच विल बी डोमिनेटेड इन द इंटरव्यू, है ना, उसका डोमिनेशन नहीं होता है। बट देन यू शुड नो, जो आपने बेसिक्स जो इन बीटेक के वक्त जो आपने बेसिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में किया है, उतना तो आपको पता होना ही चाहिए। और वही तो मुझसे पूछा था, कौन सा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा था, इजी ही था, बट देन इट वाज फ्रॉम द बेसिक्स, और उसमें थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था मुझसे। मतलब अभी हर एक हाँ। क्वेश्चन का जवाब तो कोई नहीं दे पाता है, बहुत कम ही लोग होते हैं ऐसे जो हर हाँ एक हाँ क्वेश्चन हाँ का आंसर कर ले। हाँ हाँ। तो वो चीज, वो चीज एक ध्यान में रखनी है कि मटेरियल साइंस किसी भी सब्जेक्ट से सबसे पहली बात डरो मत, ठीक है। जैसे अगर अगर मैंने बोला कि RAC, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, ये चार आपने फेवरेट सब्जेक्ट आपके डिसाइड कर लिए। इसके अलावा जो मैंने चार पांच बोले हैं, मशीन डिजाइन, थियरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एंड आपने पढ़ लिए। इसके अलावा जो आपके छूट रहे हैं ना, उसमें डरो मत। उसमें बस आपको बेसिक जानकारी रखनी है, जो आपने रिटर्न के वक्त प्रिपेयर की थी, उतनी तो आपको पता ही होगी ना, दैट इज इनफ। जो रिटर्न के वक्त बाकी सब्जेक्ट्स में जो आपने रिटर्न के वक्त पढ़ा है ना, दैट इज वेल एंड गुड, दैट इज इनफ। उसमें ऐसे, उसमें PhD करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स में PhD करनी है तो इनमें करो, इनमें जितना टाइम देना है, बिकॉज यही तो बेसिस है ना, यही हर चीज का बेसिस है, ये बेसिक सब्जेक्ट्स, हर चीज। बाकी तो क्या है, एप्लीकेशन ही तो है। तो इनमें सबसे ज्यादा टाइम बिताओ, हर चीज में। जहां पे भी आपको लगता है ना कि अरे यार ये इंटरव्यूअर ना मुझे फंसा सकता है, इसमें क्वेश्चन कर सकता है, तो पहले खुद से पूछो कि क्या इसके और क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं,
फिजिकल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो वो खुद से क्वेश्चन करो हर चीज पढ़ते हो। बेसिक डेफिनेशंस जो आप पढ़ रहे हो, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी। एंट्रोपी काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें, तो उसमें थोड़ा सा फिजिकल इंटरप्रिटेशन के वीडियोस भी आपको बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आपको टेक्स्ट से नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियोस देखो, या फिर अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर लो, यार तेरा क्या सोचना है इसके बारे में, या मैं तेरे को ऐसे कंडीशन देता हूँ, क्या लगता है तुझे क्या होना चाहिए, वो डिस्कस करो एक दूसरे से। ठीक है, अपने या तो फ्रेंड से अपने डिस्कस करो, अपने टीचर से ही पूछ लो, जो फैकल्टी होते हैं, टीचर कभी से कभी पूछ लो, उनसे बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल, पूछ लो। फैकल्टी हाँ, क्योंकि इतनी फैकल्टी से सारी पूछ लो, एंड नॉट जस्ट पूछो, यू शुड यू शुड डिस्कशन। जैसे आपको लग रहा है कि अरे हाँ मुझे एक बेसिक डाउट है एंट्रोपी का, तो भी आप पूछो, एंड आपका जो वियर्डेस्ट इमेजिनेशन है उसके बारे में, एंट्रोपी को ही लेकर वियर्डेस्ट इमेजिनेशन, मैं ऐसा सोचता हूँ इसके बारे में, क्या लगता है आपको, वो सोचो। तो उससे उससे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, उससे आपका थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बनती है, उससे आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, उससे सामने वाले की भी प्रिपरेशन होती है, या फिर वो सामने वाला आपको बेटर वे में एक्सप्लेन और अच्छे से कर पाएगा। तो डिस्कशन करो, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कशन एंड विद अदर्स, विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स यू आर अनकंफर्टेबल विथ, है ना। तो वो डिस्कस करो, खुद से पूछो, सेल्फ इंटरव्यू लो, बेसिक्स बेसिक्स पे ध्यान दो हमेशा। अपने अपने आसपास ही इंटरव्यू का माहौल क्रिएट कर दोगे ना, तो जान लो कि आप इंटरव्यू बहुत अच्छा दे पाओगे। अपने आसपास ये ही सही बात इंटरव्यू का बोला है। माहौल क्रिएट। ये सही हम्म। बात बोला एकदम, हाँ। एकदम सही बात बोली है तूने ये। तो यार, ओवरऑल देखा जाए तो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें बताई है, जो जनरली पर हाँ। तूने गाइडेंस दी है, जो ओवरऑल हाँ। बताया है कि कैसे क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए वैसे मैं यार, काफी काफी अनप्रिपेयर्ड था, तो उतना ज्यादा मैं अरे नहीं यार, मुझे नहीं लगता तू अनप्रिपेयर्ड था, मतलब तेरा अनप्रिपेयर्डनेस भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर्डनेस में कन्वर्ट हो गया हाँ, बट है। वो है ना कि शुरुआत में मतलब मुझे भी इतना ज्यादा क्या है कि क्विक था ना ये, बहुत एक आध दो दिन में ऐसे, और वो भी क्या है कि काम के चक्कर में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ध्यान बटा रहता था, तो उतना ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं था। बट हाँ, अगर कुछ और ऐसे कभी और कुछ गाइडेंस हेल्प आगे भी जी जरूर यार, गाइडेंस की जरूर। जरूरत हुई तो। एक्चुअली एक चीज और पूछना था, ये मतलब जैसे जो एमटेक फर्स्ट ईयर में है, तो वो इंटरव्यू में उसको बताना चाहिए क्या? अ, वैसे मुझे नहीं लगता कोई यील्ड आएगा एमटेक फर्स्ट ईयर बता के। बेसिकली अगर आप बताओगे तो ये बस यही पूछेगा कि हाँ, एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो ये पूछ ले कि फिर अब एमटेक कर रहे हो तो फिर एम यू आर प्रेफरिंग फॉर जॉब एंड हाउ, मतलब आप सीट छोड़ दोगे या फिर क्या भी अच्छा एंड अच्छा वाई, वो पर्सनल हो जाता है थोड़ा सा, है कि नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। बाकी मतलब अ, अ, एक मतलब ये फर्स्ट ईयर उसको खुद। में ऐसा होता है ना कि आपने ज्यादा कुछ एमटेक का, हेलो, हाँ, फर्स्ट हाँ ईयर में हाँ ऐसा हाँ, होता है ना सुन रहा कि ज्यादा एमटेक का को भनक भी नहीं लगती कि अरे हाँ शुरुआती फेज होता है, आप उसमें भी सिर्फ थोड़ा सा पढ़ रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, आपके पास मटेरियल हूँ। होगा नहीं ज्यादा बताने के लिए, रादर देन योर रिसर्च टॉपिक। एमटेक किस में कर रहे हो, डिजाइन में कर रहे हो, थर्मल में कर रहे हो, प्रोडक्शन में, उसमें भी आपका क्या स्पेशलाइज बता दोगे, दैट दैट विल नॉट यील्ड एनीथिंग। बताना वैसे फ्रैंकली तो कि बता दो कि हाँ मैं यहाँ से एमटेक कर रहा हूँ, आई एम परस्यूइंग एमटेक, बट आप उसको वहां पे आप ऐसे बताओ कि बट राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन गेटिंग अ जॉब। उसको मैनिपुलेट करो, जब अगर ऐसा कोई पूछे, जब पूछे ऐसा कि आप फिर एमटेक इतना अच्छा कोई इंटरव्यूअर ऐसा होगा कि अरे हाँ यार आपका तो कॉलेज भी अच्छा है और स्ट्रीम भी अच्छा है, डिजाइन एक ही क्यों नहीं ऑप्ट कर रहे हो, तब आपको थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा सा क्रिएटिव होके मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि मतलब राइट नाउ अपने माय आंसर को, प्रायोरिटी इज। अच्छा हाँ हाँ, मतलब वही हम लोग इस तरह से अपने आंसर को मैनिपुलेट करें कि मैं जॉब, इसरो में जॉब करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंटरेस्ट दिखाओ कि ओके ओके। इंटरेस्ट दिखाओ एंड लेट देम नो दैट यू आर अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर देम, वो अच्छा ठीक ओके। है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि यस आई आई
I wanted to pursue MTech and wanted to enhance my knowledge, which I see that I can also enhance technical aptitude as well as my research interest while being in ISRO. So this is a better opportunity, one of the better opportunities with respect to MTech. I am very much interested. तो ऐसे आप इसको फ्रेम कर सकते हो इस आंसर को कि आप बताओ कि आपका इंटरेस्ट तो रिसर्च में एंड फैसिनेटेड बाय द एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन इन इसरो कंट्रीब्यूट माय टेक्निकल एप्टीट्यूड टुवर्ड्स इसरो. तो ऐसे मैनिपुलेट. मैंने पहले भी बोला था कि ड्राइवर आप हो इंटरव्यू के. अगर आपने बोल दिया कि हाँ कर रहा हूँ और बस देख और इसमें आई आल्सो जॉब, तो आप फंस गए ना. आप दोनों कैसे कर सकते हो, है कि नहीं. वो पूछेगा कि ऐसे कैसे, यू आर नॉट इन योर करियर. तो वहां से वो किसी को क्यों नेगेटिव पॉइंट्स देना कैरेक्टर और आपके थिंकिंग के बारे में, है कि नहीं. तो वो मैनिपुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा. यू हैव टू इम्प्रेस देम. और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट मैं ये मानता हूँ मेरा कि इंटरव्यू में आप सिंसियर रहो और ट्रूथफुल रहो. जैसे कुछ भी चीज छुपाओ मत. मतलब अगर आप एमटेक कर भी रहे हो तो उसको छुपाओ मत. उसको मैनिपुलेट ऐसे करो कि सामने वाला शुड गेट द फील कि यस यू आर अ डिजर्विंग कैंडिडेट एंड यू कैन डू बेटर इन इसरो. ऐसे मैनिपुलेट करो बट कुछ भी छुपाओ मत. बी योरसेल्फ. ओके. और एक लास्ट क्वेश्चन था यार सिर्फ ये मतलब उसने पूछा था बंदे ने कि लैंग्वेज मैटर करता है क्या सिलेक्शन में. अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज मत बोलूँ, अपना हिंदी लैंग्वेज बोलूँ, तो कहीं सिलेक्शन में उसका फर्क पड़ेगा क्या. मुझे ऐसा लगता है कि फर्क थोड़ा सा, क्योंकि प्रिफर्ड यही होता है कि आप आंसर दो, बिकॉज देयर आर मेनी पैनलिस्ट हु कम फ्रॉम southern part of India. तो they may not be comfortable with हिंदी, है ना. तो वो एक थोड़ा सा नहीं. मैं तो यही बोलूंगा कि मैं तो इंग्लिश के ही सपोर्ट में रहूंगा. यू शुड बी एबल टू टेक योर इंटरव्यू इन इंग्लिश. वहाँ पे थोड़ा सा यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड आई विल नॉट एडवाइज कि हिंदी में बोलो, बिकॉज क्या होता है कि दैट अगेन विल कॉज अ नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स सम ऑफ द इंटरव्यूअर्स, बिकॉज काफी लोगों का ऐसे वो भी रहता है, पता है. जैसे साउथ वालों का ये रहता है कि यार ये तो हिंदी में बोल रहा है, नॉर्थ वाले थोड़ा बहुत सती है ना. वो सब थोड़ा सा अवॉइड ही करें, बिकॉज इट इज योर इंटरव्यू. इट इज वन ऑफ दोज रेयर चांसेस, है कि नहीं. सही बात है. तो why to give any kind of opportunity for the interviewer to you know be derogatory on you. करेक्ट. तो वो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि इंग्लिश में ही दो तो बेटर. नहीं, कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्शन, वेटेज मिल जाता है कि नहीं. बिल्कुल 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 बिल्कुल. और दूसरी चीज, जैसे हिंदी में आप कुछ ही चीजों को एक्सप्लेन कर पाओगे. पूरा का पूरा टेक्निकल इंटरव्यू आप कभी भी हिंदी में नहीं दे सकते ना, बिकॉज द बुक्स यू हैव स्टडीड फ्रॉम वेर रिटन इन इंग्लिश, है ना. आपने डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स तो सब इंग्लिश में पढ़े, एंड उसको हिंदी में बताने जाओगे तो मे भी हो सकता है उसका मीनिंग डिस्टॉर्ट हो गया और मीनिंग तुम सही से कन्वे नहीं कर पाए. वही चीज अगर इंग्लिश में आपको अच्छे से डेफिनेशन याद है, याद तो नहीं बट मैं ये बोलूंगा कि अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझते हो, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश विथ 0% चांसेस ऑफ बीइंग फॉल्टी. तो वो अच्छा चीज है रादर देन हिंदी. ओके. तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फिर से यार, मतलब इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकालने के लिए. तो ऑलरेडी इसरो में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, उसके बाद भी तुमने मतलब नहीं, अभी तो वैसे फिलहाल तो छुट्टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आगे और भी अगर कुछ स्टूडेंट्स की कुछ डाउट रहेगी, कुछ क्वेरी रहेगी तो मैं जरूर पूछूंगा. हाँ, श्योर. तो
इस वीडियो को मैं यही फिनिश करता हूँ और बाय, टेक केयर भाई। थैंक्स सर, थैंक्स।